हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया गया था और हम लोग उसे ही बेस मानकर आगे की पढ़ाई करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको कोशिश करना है कि जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ या फिर जो फर्दर क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ किसी किसी किंगडम में, किसी फाइलम में, तो आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। उन चीज़ों को आप एक जगह लिख लें, उनके नोट करके याद करने की कोशिश करें। और आपको धीरे धीरे इस चैप्टर को याद करना चाहिए। आप एक दिन में अगर बैठ के इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है, आप इसे कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें तो इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी आसानी आएगी। और जैसे जैसे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी वैसे आपको थोड़ा मज़ा भी आने लगेगा इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को ही कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बुलाए जाते हैं कैरोलस लिन्नेउस। लिन्नेउस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। इनके आगे भी कंट्रीब्यूशन थे कि लिन्नेउस ने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी 1758 में। जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशन याद रखने हैं। डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इन डेट्स को छोड़ भी सकते हैं नोट्स बनाते वक्त। अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटेस्टा नाम का किंगडम ऐड किया था, जबकि रॉबर्ट विटेकर ने मोनेरा और फंजाई ऐड किया था बहुत ही लेट 1969 में। आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो सीक्वेंस होता है इसी के बेसिस पर हम लोग एक एक करके ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम लोग नीचे की तरफ आते हैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक, उतना ज़्यादा रिलेटेड होते जाते हैं स्पीसीज। आगे है, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिखी थी। आप इस बुक का ईयर फिर से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि इस बुक ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करने में, और नेचर के भी जो तौर तरीके होते हैं सिलेक्शन वगैरह के, वो भी हमें समझने में इन्होंने मदद की थी। उसके बाद है मोनेरा। सबसे पहला किंगडम मोनेरा को कार्ल वूज ने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसके साथ ही ग्राम स्टेन यूज किया जाता है बैक्टीरिया को अलग अलग फॉर्म्स में, हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में। इस ग्राम स्टेन को डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग बैक्टीरिया को। एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है, जबकि ग्राम नेगेटिव एस्केरिशिया। आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, फर्दर एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं कहीं और जाकर। उसके बाद है कि रॉड शेड बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें बेसिली कहा जाता है, स्फेरिकल को कॉकस, स्पाइरल को स्पिरेला, और कॉमा शेड बैक्टीरिया को विब्रियो कहा जाता है। आपने इनके एग्जाम्पल्स, मुझे उम्मीद है कि डिजीजेस वाले चैप्टर, जो कि वाई डू वी फॉल इल वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ा था। विब्रियो कोलेरा, ये कोलेरा को कॉज करता था। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जो बैक्टीरिया होते थे, इन सब से भी जो अलग अलग बीमारियां होती थी, तो इनसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। मेनली जो याद रखने वाली चीज़ वो कॉमा शेड बैक्टीरिया को विब्रियो कहा जाता है, बाकी सब तो उनके नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह के उनके शेप्स हैं। उसके बाद है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हम कह सकते हैं, प्रोटिस्टा को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के किंगडम में डाला जाता है। ये फोटोसिंथेटिक एल्गी या डिकम्पोजर्स या प्रीडेटर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उन तीनों के एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं। फोटोसिंथेटिक एल्गे में डाई एटम्स हम लोग ले सकते हैं, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रीडेटर्स, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, और वो भी प्रोटोजोआ में ही प्रोटिस्टा में ऐड किए जाते हैं। अगला है फंजाई। फंजाई के किंगडम में फंगस, जो कि अलग अलग डिकम्पोजर्स के फॉर्म में हमने पढ़ा है, उन्हें हम फूड की तरह उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनसे डिजीजेस भी कई सारे होते हैं, तो उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनिजम्स को फंजाई के किंगडम में डाला जाता है। इसमें हाइफा नाम के ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं और माइसीलियम नाम के नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइसीलियम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो कि फंजाई में पाया जाता है, और उन ट्यूब्स को हाइफा कहा जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बेसिडिया नाम के क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मशरूम में, जो कि स्पोर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगला है प्लांटे किंगडम। तो इसमें सबसे पहला आता है थैलोफाइटा। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, इसी से इस फाइलम का नाम आया है थाइलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में सबसे पहली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें एल्गे कहा जाता है, और इसमें क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ग्रीन कलर के एल्गे होते हैं। ग्रीन एल्गे को मरीन और फ्रेश वाटर में दोनों में पाया जाता है।
ब्राउन एल्गे मरीन वाटर में पाए जाते हैं, जबकि रेड एल्गे मोस्टली मरीन एरियाज में पाए जाते हैं। अगर जो कि एक यूजफुल मटेरियल है, अगर अगर से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे एक मीडियम भी दिया जाता है कई चीज़ों को, तो अगर अगर का फॉर्मेशन भी इसी से किया जाता है। और ये रेड एल्गी ज़्यादातर मरीन वाटर में ही पाया जाता है। गोल्डन एल्गी जबकि फ्रेश वाटर में दिखते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि कौन से टाइप के एल्गी को आप किस वाटर में पा सकते हैं। लाइकेंस भी एल्गे के ही अंडर लाए जाते हैं। अगला है ब्रायोफाइटा, तो इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनमें वेसल्स नहीं होते। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें नॉन वास्कुलर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सबसे पहला है मॉसेस। मॉसेस ग्रो वेरी क्लोज टुगेदर नियर द सॉइल, ये इन्हें पहचानने का तरीका है। लिवरवर्ट्स, थैलस इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स और लीव्स, इनमें लोब्ड अपीयरेंस होती है। तो हमें अगर लिवरवर्ट्स पहचानना हो तो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो लोब्ड होती है। जैसा हम लोग जानते हैं ह्यूमन लिवर भी लोब्ड स्ट्रक्चर है, तो उसी से इंस्पायर होकर यह नाम दिया गया है लिवरवर्ट्स, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो लोब्ड होती है। ऐसे ही हॉर्नवर्ट्स, इनमें हॉर्न लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, इसीलिए हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। तो इन्हें कैसे पहचानना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में 4 बॉक्सेस में बंद करके 4 डायग्राम्स दे दिए जाएं और फिर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं या फिर किस तरह के ग्रुप को बिलोंग करता है। तो उन चीज़ों को आप याद रखें तो बेहतर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा की तरफ। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो वास्कुलर होते हैं। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें वेसल्स तो पाए जाते हैं लेकिन सीड्स नहीं, इन्हें सीडलेस कहा जाता है। इसीलिए ये यंग फ्रॉन्ट लीव कॉइल होते हैं इनके टिप पे, मतलब इनके जो लीव्स होते हैं वो आगे की तरफ थोड़ा मुड़े रहते हैं, और इसे ही हम पहचानने में यूज कर सकते हैं टेरिडोफाइटा को। ये 3 क्रिप्टोग्राम्स थे, ये जो इसके पहले हमने पढ़ा वो तीनों को क्रिप्टोग्राम कहा जाता है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैम्स का मतलब होता है जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे 2, उनके जो गैमीट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इसीलिए उन्हें क्रिप्टोग्राम्स नहीं कहा जाता, उन्हें फेनेरोग्राम्स कहा जाता है। फेनेरोग्राम्स में सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। इनमें पाइन्स या फिर जो माउंटेन्स में जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें जनरली जिम्नोस्पर्म्स में रखा जाता है। इनके सीड्स नेकेड होते हैं, ये इनको पहचानने का मेजर जरिया है। आपको हो सकता है पाइन कोन दे दिया जाए, तो इस तरह से आप पाइन कोन को अगर देखें ये ऐसा होता है। आप अगर किसी हिली एरिया में रहते हैं या फिर आपके घर के आसपास कोई माउंटेन है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इस तरह के पाइन कोन्स गिरे रहते हैं अलग अलग जगहों पर। तो इससे आप इन प्लांट्स को पहचान सकते हैं, इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। इनमें सेडार्स, रेडवुड, साइकड्स, पाम लाइक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया माउंटेन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर हिली एरियाज जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर इन्हें देखा जाता है। अगला है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स हमारे आसपास हैं, इनके सीड्स कवर्ड होते हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स, डाइकॉटिलेडन्स के बारे में हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो। मोनोकॉट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट्स वो प्लांट होते हैं जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। इसके बारे में आपने सीड वाले में पढ़ा था कि कैसे जब हम लोग किसी ग्राम सीड को, मतलब चने के सीड को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इस तरह से 2 पार्ट्स हो जाता है यहाँ पर उसका जो मेजर फूड कंटेंट होता है। तो इन्हें हम लोग डाइकॉट कह सकते हैं। इन्हीं कॉटिलेडन्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 अलग अलग पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें ही डाइकॉट्स कहा जाता है। जबकि अगर हम लोग राइस, व्हीट वगैरह को देखेंगे तो उसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे ही मोनोकॉट कहा जाता है। तो इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो याद रखने आपको ज़रूरी है। मोनोकॉटिलेडन्स में पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। इनके जो लीव्स, इनके जो फ्लावर्स में लीव्स होते हैं नीचे वो 3x फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 के मल्टीपल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो वास्कुलर बंडल होता है वो कॉम्प्लेक्स मैनर में होता है। इनके जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं पाम्स, बैम्बूज, ग्रासेस, शुगर केन, राइस, व्हीट, कॉर्न के। जहाँ जहाँ आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखें कि मतलब एक ही कॉटिलेडन है, ये डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसी को पूरा स्ट्रक्चर माना जाता है, तो उन केसेस को आप मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स के केसेस मान सकते हैं, और उनमें जो फीचर्स होते हैं उनके थ्रू भी आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
खासकर आपको जो फीचर याद रखना है वो है पैरेलल वेनेशन, 3x लीव्स और वास्कुलर बंडल का कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्योंकि क्या होता है कि आपको दो प्लांट्स दे दिए जाएंगे, उनके फीचर्स आपको दोनों तरफ लिखे हुए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मोनोकॉट कौन है, डाइकॉट कौन है, तो उसमें आपको ये फीचर्स ही हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। सिमिलरली डाइकोटिलेडन्स में जो भी यहाँ पर हमने लिखा उसका ऑपोजिट होता है। यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब इस तरह से लीव्स में फॉर्मेशन होता है, इसे ही रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मोनोकॉट्स होते थे उनमें इस तरह से पैरेलली चलते थे वेन्स, जबकि इनमें ब्रांचेस की तरह निकलते हैं लीव्स के दोनों तरफ, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें 5x लीव्स होते हैं, मतलब 5 के मल्टीपल में होते हैं। रिंग लाइक वास्कुलर बंडल, इनमें जो वास्कुलर बंडल होता है वो एक के बाद एक के बाद एक करके अरेंज होता है, जबकि मोनोकॉट्स में क्या था कि वो इस तरह से अलग अलग ढंग से कहीं भी छितराए रहता था, जिसे कॉम्प्लेक्स वास्कुलर बंडल हमने कहा था। टैप रूट सिस्टम इसमें होता है, जैसा आपने पढ़ा है पहले भी कि अगर एक पॉइंट से रूट निकला है और फिर इससे ब्रांचेस की तरह निकल रहे हैं तो इसे टैप रूट कहा जाता है। यहाँ पर मैं याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ टैप रूट और ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है पत्तों में, जबकि मोनोकोटिलेडन्स में पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट पाया जाता है। इस तरह से आप दो फीचर्स को एक ही साथ याद रख सकते हैं कि जहां पर पैरेलल वेनेशन होगा वहां पर इसी से मिलता जुलता फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, जबकि जहां पर रेटिकुलेट वेनेशन होगा वहां पर इसी से मिलता जुलता टैप रूट सिस्टम होगा। इस तरह से आप इन दो फीचर्स को एक साथ याद रख सकते हैं। आप इसी तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करें तो आपको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम लोग देखते हैं एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। प्लांट्स में क्या होता था कि स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। यहाँ एनिमल्स में ग्लाइकोजेन के रूप में फॉर्म में फूड स्टोर होगा। सबसे पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। इनमें हाइलोनेमा साइकन होता है और ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो सी होता है उसका बॉटम में ये ऑर्गेनिजम्स फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते। नॉन मोटाइल को ही सेसाइल कहा जाता है। तो आप याद रखें कि अगर आपको सेसाइल कहीं पर लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है कि जो मूव नहीं करता हो। इनमें टिश्यूज नहीं होते, ये सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। नर्वस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें बस उनके नर्वस सिस्टम के बारे में बात की जाए। आगे हम लोग देखें कि इनमें जो वाटर एंटर होता है वो होता है एक पोर के थ्रू जिसे ऑस्टिया कहा जाता है, और निकलता है एक पोर के थ्रू जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। आपको इन पोर्स के नाम भी याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ऑस्टिया से किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में वाटर एंटर करता है, या फिर आपसे डायरेक्टली ही पूछ दिया जाए कि पोरीफेरा में वाटर एंटर करने के स्ट्रक्चर को या फिर होल को क्या कहा जाता है। इनमें एक बॉडी कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। यहाँ स्पॉन्ज वर्ड इसी से आया है क्योंकि पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, इसीलिए इसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इनकी जो स्केलेटन होती है वो नीडल लाइक होती है, मतलब उनमें नीडल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और उन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है। चॉक स्पॉन्जेस, हम इन्हें इनके नीडल लाइक प्रोजेक्शन जो स्पिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। चॉक स्पॉन्ज कहा जाता है जिनमें जो स्पिक्यूल्स बनते हैं वो CaCO3 के होते हैं। ग्लास स्पॉन्ज में सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं और हॉर्नी स्पॉन्जेस कहा जाता है जिनमें स्पॉन्जीन फाइबर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लास सिलिका को ही बोला जाता है। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ेंगे तो SiO2 वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे ही ग्लास का नाम दिया जाता है, जबकि CaCO3 से ही चॉक बनाया जाता है, और स्पॉन्जीन फाइबर जब हो तो उसे हॉर्नी स्पॉन्ज कहा जाता है। अगला है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनमें जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये एसेक्सुअल फॉर्म में जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनका फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग होता है, जबकि एक और फॉर्म में जेम्यूल्स के फॉर्म में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इन्हें आर्कियोसाइट्स की मदद लेनी होती है। आर्कियोसाइट्स भी इन्हीं के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है निडारिया। तो निडारिया को सिलेंट्रेट्स भी कहा जाता है। होता क्या है कि इनमें सिलेंट्राटा नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसे निडारिया नाम से कहा जाता है।
इनमें जो बॉडी कैविटी होती है उसे सीलेंटेरोन कहा जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था स्पॉन्जोसील का नाम आया था स्पॉन्जेस से, वैसे ही यहाँ सीलेंटेराटा से नाम आया है सीलेंटेरोन का। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इन्हें किसी भी डायरेक्शन से कट किया जाए तो इनमें जो दो पार्ट्स बनेंगे वो सिमेट्रिक होते हैं। ये टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते थे बस और टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता था, बल्कि सीलेंटेरोन में टिश्यूज पाए जाते हैं और इन टिश्यूज की मदद से ही हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके पिछले वाले ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा इवॉल्व स्ट्रक्चर है, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम टिश्यू कह सकते हैं। इनमें टेंटिकल्स होते हैं प्रे कैच करने के लिए, जिन्हें निमैटोब्लास्ट्स कहा जाता है। निमैटोब्लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का और आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि निमैटोब्लास्ट पाए जाते हैं इन सीलेंटेरोन्स में या निडारियंस में। ये स्टिंगिंग सेल्स भी पाए जाते हैं टेंटिकल्स पर। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो होता क्या है कि जर्म लेयर्स पाए जाते हैं जिनसे, मान लीजिए इस तरह से, जब फीटस का फॉर्मेशन होने के पहले तो 3 या 4 या फिर 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं और इन जर्म लेयर्स से सेल्स डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि ये निडारियंस में 2 ही जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अगला है कि इनमें लूज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, नर्व सेल्स के थ्रू ही हम लोग कई सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स में नर्व सेल्स नहीं थे, इनमें लूज नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का। आगे हम लोग बढ़ें, पॉलिप्स और मेड्यूसा नाम के 2 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिप फॉर्म में क्या होता है कि इसमें सिलिंड्रिकल बॉडी पाई जाती है और रिप्रोड्यूस करते हैं ये फॉर्म एसेक्सुअली, जबकि मेड्यूसा में अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ये लोग स्विम फ्रीली, मतलब मेड्यूसा वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं, जबकि पॉलिप ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिडेंट्री का मतलब फिर से वही जो मूव न करता हो, वो लोग सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। इसमें हाइड्रा और कोरल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जबकि मेड्यूसा में जेलीफिश ऑर्गेनिज्म आता है। आपने देखा होगा जेलीफिश की जो बॉडी होती है वो इस तरह से होती है और उसमें से फिर इस तरह के टेंटिकल्स निकलते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। इसे ही हम कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि पॉलिप्स, आपने हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखी है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर इसके एक जो मेजर पोर्शन है बॉडी का वो एक सिलेंडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े प्लैटीहेल्मिन्थिस में। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। ये बिल्कुल पतले से, बिना वॉल्यूम, मतलब आप कह सकते हैं इन्हें बस 2 डायमेंशनल फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब कोई एक ऐसी लाइन होगी जिनके थ्रू ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। रेडियल में क्या होता था कि बहुत सारी लाइंस आप किसी भी फॉर्म से, किसी भी डायरेक्शन से कट कर दीजिए, ये 2 इक्वल में डिवाइड होगा, जबकि बाइलेटरल में क्या होता है कि सिर्फ एक लाइन होती है जो कि इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें जो जर्म लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे से जब हम लोग देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लैट होते हैं। इनमें थोड़ी सी भी हम कह सकते हैं कि हाइट नहीं होती, या फिर अगर आप विड्थ कहें तो विड्थ नहीं होती, बस लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती। इनकी एक्सक्रीशन होती है फ्लेम सेल के थ्रू। एक बार फिर से ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन, आप इसे ज़रूर याद रखें। और इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं। इसके साथ ही इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में कंसिडर किए जाते हैं। अगला है नेमाटोडा। नेमाटोडा को राउंड वॉर्म कहा जाता है। राउंड वॉर्म आपने देखा होगा, हो सकता है आपके बायो लैब में या फिर कहीं और आप पिक्चर्स देख सकते हैं राउंड वॉर्म के। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर फ्लैट वॉर्म्स की ही तरह ये दिखते हैं, पर इनमें हाइट होती है, मतलब ये 3 डायमेंशनल होते हैं, इसीलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है। इनसे कई सारी डिजीजेस होती हैं, आपने वाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर में पढ़ा था राउंड वॉर्म से होने वाली डिजीजेस के बारे में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये हमें एनालिडा से अलग करने में मदद करेगा। एनालिडा जैसे हम यहाँ देखते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, तो आपको याद रखना है कि जो नेमाटोड्स हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं।
इनके माउथ और एनस प्रेजेंट होती है। इनमें सीडो कोलम होता है, मतलब एक नकली कोलम टाइप का होता है, वो एक बॉडी कैविटी नहीं होती, एक सीडो बॉडी कैविटी मतलब एक नकली बॉडी कैविटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं वोचेरेरिया, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, गिनी वॉर्म, ट्रिकिनिया वॉर्म्स। तो इनका नाम आपने देखा है कि वाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर को आप एक बार खोल कर देखिए तो एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएंगे इनसे होने वाले डिजीजेस के नाम। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके पहले हमने देखा था कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो लोग हर्माफ्रोडाइट होते थे, जबकि नेमाटोड्स में हम लोग अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला एनालिडा। एनालिडा का नाम ही आता है सेगमेंटेड से, मतलब सेगमेंटेड वॉर्म्स जो हम कहते हैं उन्हें ही एनालिड्स में डाला जाता है। ये हमें पिछले ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ये सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं सेप्टा। सेप्टा मतलब मान लीजिए ये एक सेगमेंट है और इसके बाद जो सेगमेंट है इसके बीच में एक वॉल की तरह खड़ा रहता है जिसे सेप्टा कहा जाता है। मेनी एनालिड्स हैव अपेंडेजेस जिन्हें चेटे कहा जाता है। ये ईच सेगमेंट से निकलते हैं लोकोमोशन के लिए, मतलब मान लीजिए एक एनालिड की बॉडी है तो वहाँ से कुछ कुछ निकले रहेंगे अपेंडेजेस जिन्हें चेटे कहा जाता है, तो ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ये फर्स्ट ट्रू बॉडी कैविटी पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनमें सिलोम होता है। हमने ऊपर देखा कि कैसे इनके पिछले में सूडोसिलोम हो रहा था, फिर उसके पहले सिलोम होता ही नहीं था, तो यहाँ पर आपको पहली बार एनिमल्स में सिलोम देखने को मिलता है, तो इसके थ्रू आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ और फीचर्स होते हैं जैसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन मेटानेफ्रीडिया के थ्रू। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ब्लड इनका सर्कुलेट होता है वो एक क्लोज्ड फॉर्म में होता है और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो अर्थवॉर्म, लीचेस, सी माउस, नेरेस। तो अर्थवॉर्म और लीचेस तो आप बहुत ही कॉमनली देख सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अर्थवॉर्म को अगर आप कभी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर सेगमेंट्स में डिवाइडेड बॉडी। अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेड होती है बॉडी। इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन और प्रोटीन के थ्रू बनी होती है। आर्थ्रोपोडा में मोल्टिंग देखने को मिलती है। मोल्टिंग आपने देखा होगा कि कभी कभी मतलब कई ऑर्गेनिजम्स के स्किन निकलकर बाहर आ जाते हैं जबकि ऑर्गेनिज्म दूर चला जाता है, तो इसे ही मोल्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है जब स्किन छोड़ देती है वो ऑर्गेनिज्म। इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं स्पाइडर्स, जिनमें दो रीजन्स में सेगमेंटेड होती है बॉडी, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। तो होता क्या है कि हम जब एक बॉडी को देखते हैं तो यहाँ पर मेनली 3 पोर्शंस होते हैं इनके बॉडी में। पहला है हेड, दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। तो स्पाइडर्स में क्या होता है, ये दोनों पोर्शंस जुड़े रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं और बस एक डिवीजन आता है 2 सेगमेंट्स के अंदर। जबकि इंसेक्ट्स में देखा जाता है कि ये दोनों सेगमेंट अलग होते हैं और जो डिवीजन होता है वो 2 बार होता है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उनकी बॉडी। इसे ही सेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है और वहाँ पर जो 3 पार्ट्स होते हैं वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। आगे हम लोग देखें, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। इनमें कैविटी जो पाई जाती है उसे हीमोसील कहा जाता है और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसके अंदर ये एक कैविटी के रूप में है, तो इस कैविटी में ही ब्लड भरा रहता है और यहीं से सारी ऑर्गन्स ब्लड ले लेते हैं, तो इसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इस ब्लड को हीमोलिम्फ और इस कैविटी को हीमोसील कहा जाता है। आगे है कि इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्रूस्टेशियंस के अंदर गिल्स होते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। क्रूस्टेशियंस एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प, बाकेनेल जो कि वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इन ट्रेकियल सिस्टम्स के जो ओपनिंग होते हैं, इन ट्यूब्स के जो ओपनिंग होते हैं उन्हें स्पिरेकल कहा जाता है। और स्कॉर्पियन और स्पाइडर में बुक लंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो बुक लंग्स ये असल में ऐसे लंग्स होते हैं जो कि बुक की तरह खुलते हैं, मतलब जैसे एक बुक को अगर हम लोग ऐसे खोलेंगे तो वो जैसा दिखता है उसी तरह के ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी दिखते हैं, इसीलिए इन्हें बुक लंग्स के नाम से बुलाया जाता है। अगला हम लोग देखें कि इनमें एक्सक्रीशन जो होता है
वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ये याद रखने वाली चीज़ है। हमने ऊपर देखा था मेटानेफ्रीडिया या फिर सूडोनेफ्रीडिया वाले चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और क्रूस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन होता है। क्रूस्टेशियंस में एक हार्ड कवरिंग भी होती है जिसे कैरापेस कहा जाता है। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, याद रखने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कहीं दिमाग में से ध्यान में रखें कि क्रूस्टेशियंस में जो हार्ड कवरिंग होती है उसे कैरापेस कहा जाता है। हो सकता है आपको इससे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप इसका आंसर कर लें आराम से। अगला है मोलस्का। तो मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये डोर्सल हम्प इनमें एक पाया जाता है जो कि एक कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे मैंटल कहा जाता है। मैंटल सेक्रीट करता है CaCO3 सेल, एक शेल बना देता है ऊपर वाले हम्प पे। इस शेल को CaCO3 से बनाया जाता है। मैंटल प्रेजेंट होता है यहाँ पर, वो इस शेल को सेक्रीट करता है। इनमें जो गिल्स होते हैं उन्हें टेनिडिया कहा जाता है रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, जबकि मैंटल कैविटी को ही लंग्स के रूप में यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो इस फाइलम में आते हैं। इनमें एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें किडनीज पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ये याद रखने वाली चीज़ है कि इनमें एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होता है। फीडिंग के लिए ये रेड्यूला को यूज़ करते हैं जो कि टंग लाइक ऑर्गन्स हैं। और इनमें एक ग्लैंड होता है जिसे हिपैटोपैंक्रियास कहा जाता है। इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं स्नेल, मसेल्स, ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस। तो आप इसको याद कैसे रखते हैं कि स्नेल्स में आप जानते हैं कि इस तरह से एक पीछे हार्ड कवरिंग होती है, इसे ही ये कवरिंग कह सकते हैं। और स्नेल्स की बॉडी को अगर आप कभी बाहर निकाल कर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी गुई, काफ़ी पतली टाइप की होती है, और उसी के ऊपर एक मैंटल होता है हम्प के ऊपर जिससे ये सेक्रीट होता है। इसी मैंटल में कुछ कैविटीज़ होते हैं जो कि लंग्स का काम करते हैं। और एक्वेटिक फॉर्म में जब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें गिल्स पाए जाते हैं। अगला है कि काइटन नाम के एक ऑर्गेनिज्म में 8 पीस ऑफ शेल पाया जाता है। उसके बाद है एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्माटा जिन्हें कहते हैं। इनमें भी स्पाइनी स्किन होती है, मतलब इनका जो नाम ही है वो इसी से डिराइव हुआ है कि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी स्पाइनी होती है, उनसे नीडल्स निकले हुए रहते हैं। इनकी एक्सोस्केलेटन CaCO3 से फॉर्म होती है, जहाँ स्पाइन होते हैं। ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मूव नहीं करते हैं उन्हें सेसाइल कहा जाता है। इसका ऑपोजिट मोटाइल होता है। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एडल्ट्स में, और बाइलेटरल पाई जाती है लार्वा में। आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि इनके एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री तो पाई जाती ही है, लेकिन इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। उसके साथ ही इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जिन चीज़ों को मैंने रेड बॉक्स में बंद किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, और हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। उसके बाद इनकी जो माउथ होता है वो लोअर सरफेस पे होता है, जबकि एनस अपर सरफेस में पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सी कुकुम्बर्स। तो आपने देखा होगा ऐसे किसी रॉक पर इस तरह से स्टारफिश चिपके रहते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे इनकी प्रॉपर्टीज़ को गेस कर सकते हैं कि ये सेसाइल होंगे। इनका माउथ नीचे की तरफ होगा, नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स को निकालने के लिए। और इनमें रेडियल सिमेट्री तो आप देख ही सकते हैं कि आप इसे किसी भी तरह से कट कर दें, ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगला है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है कि इनमें गिल स्लिट्स होते हैं। इसके साथ ही इनमें नर्व कॉर्ड होती है जो कि प्रेजेंट होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। ये याद रखने वाली चीज़ है कि इनमें सेगमेंट्स नहीं होते, लेकिन ये इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, बैरानोग्लॉसस होता है। इसकी डायग्राम भी NCERT में दी गई है, आप उसे एक बार देख लें। उसके बाद आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। इनमें गिल स्लिट्स होते हैं जिसे फेरिंगियल क्लेफ्ट कहा जाता है। फेरिंगियल क्लेफ्ट याद रखने वाली चीज़ है कि जो कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें फेरिंगियल क्लेफ्ट कहा जाता है। इनमें पोस्ट एनस एक टेल होती है। ये चीज़ पाई जाती ही है कॉर्डेट्स में कि इनकी जो एनस होती है उसके बाद एक टेल पाई जाती है इनके बॉडीज़ में। इनमें भी कुछ डिविजन्स हैं। सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। इनमें सेल्यूलोज से कवर्ड
एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज जैसा, जिन्हें ट्यूनिशीन कहा जाता है। इनमें भी गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड लार्वे के टेल में होते हैं। तो आपको समझना होगा कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है। जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं तो इनकी टेल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें कॉर्डेट्स के अंदर रखा जाता है और इसीलिए ये लोग भी कॉर्डेट्स का एक हिस्सा हैं। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और आपको देखना होगा कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किन ऑर्गेनिज्म्स में होती है। तो हर्डमेनिया, डोलियोलम और पायरोसोमा, ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद कर ही ले, खासकर हर्डमेनिया, क्योंकि इससे भी एग्जाम्पल मैंने देखे हैं क्वेश्चंस आते हुए कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज शोन बाय। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती है वैसे वैसे वो और बैकवर्ड होती जाती है, मतलब ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म उसका लार्वल फॉर्म ही होता है और जब वो एडल्ट बनता है तो वो एक सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। तो इसे ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है कि मेटामॉर्फोसिस होते होते रेट्रोग्रेड हो गया, मतलब कम हो गई बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल, टेल, और इनकी एक्सक्रीशन होती है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। ये आपको याद रखना है कि सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। ये एम्फियोक्सिस इकलौता लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इस कैटेगरी में आता है, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। खासकर जब आप देखें कि आपको इकलौता एग्जाम्पल या फिर 2-3 ही एग्जाम्पल्स हों तो उन्हें खासकर आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कम मेहनत में हो सकता है आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो हेल्प कर जाए। उसके बाद है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को क्रैनिएट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ब्रेन बॉक्स है, मतलब जैसे हमारा ब्रेन एक स्कल के अंदर बंद है वैसे ही हर क्रेनिएट के जो ब्रेन होता है वो एक ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद होता है। इनमें सबसे पहले जो पार्ट आती है वो है साइक्लोस्टोमाटा। ये साइक्लोस्टोमाटा ईल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ईल पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें होता क्या है कि जो नॉर्मल ईल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी दे देते हैं लोगों को, तो कई सारे लोग मर चुके हैं ईल्स को टच करके। तो ईल लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप में डाला जाता है। ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनमें होता है, रॉड लाइक ये होते हैं जिनमें रॉड लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनमें, और गिल्स इनके पाउचेज में होते हैं। इनका सक्टोरियल माउथ होता है, मतलब सक्शन बनाने लायक, और इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो लैम्फ्रेज और हैगफिश। अगला है कॉन्ड्रिक्साइट। ये कार्टिलेजिनस फिश को कहा जाता है। कार्टिलेजिनस फिश, जिन फिश के जो बोन्स होते हैं वो मतलब बोन्स नहीं होते, वो कार्टिलेज ही होते हैं। उन फिश की जो स्केलेटन होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। इनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, मतलब, और इसके बाद इनमें 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होती है। इनमें गिल्स कवर्ड नहीं होते ओपरक्यूलम से, इनका जो गिल होता है वो कवर्ड नहीं होता एक ऐसे फ्लिपर से, उसे ओपरक्यूलम कहा जाता है। तो इस कार्टिलेजिनस फिश में ये कवर्ड नहीं होता और ये फ्लैशी फिन्स इनमें पाई जाती हैं। इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो शार्क, स्टिंगरेज, डॉग फिश, जो कि बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो इनके एग्जाम्पल्स में आती है। अगला है ऑस्टिक थाइस। इनमें बोनी फिश कहा जाता है। जो हम लोग नॉर्मल फिश कंज्यूम करते हैं मार्केट में वो सब भी बोनी फिश के कैटेगरी में आती है। इनमें जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो है कि इनमें टेनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं वो ओपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं। इसके साथ ही ये मेम्ब्रेनस फिन्स रखती हैं। आपने मछली देखी होगी अगर मार्केट में तो आपको दिखा होगा कि इनके जो फिन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, उनमें फ्लैश नहीं होता, वो बस एक मेम्ब्रेन होते हैं पतले दुबले से। उसके बाद ये इनमें ब्लैडर, स्विम ब्लैडर होता है जो कि एयर फिल्ड होता है। स्विम ब्लैडर से क्या होता है कि इन्हें ऊपर उठने की, मतलब पानी में इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इनमें हेरिंग, कार्प, सामन, सी हॉर्स और लंगफिश आते हैं। अगला है एम्फीबिया। एम्फीबिया पहले लैंड वर्टिब्रेट्स थे। इनमें मॉइस्ट स्किन होती है लेकिन स्केल्स नहीं होते। इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होती है। इनमें पेंटाडिक्टाइल लिम्स, मतलब ऐसे जो हमारी 5 उंगलियां हैं उस तरह से ही इनमें लिम्स होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स होते हैं, 5 फिंगर्स आप मान सकते हैं इन्हें। इनमें जो एग्जाम्पल है वो फ्रॉग, टोड, टी फ्रॉग, सैलमांडर जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। अगला है रेप्टीलिया। इनमें ड्राई स्केली स्किन होता है। हमने ऊपर देखा कि स्केल्स नहीं होते थे एम्फीबिया में, लेकिन रेप्टीलिया में स्केल्स होते हैं और इनकी स्किन ड्राई होती है। इसके साथ ही इन्हें लंग्स से ये लोग ब्रीद करते हैं और इनमें 3 1/2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होती है। इसके बारे में हम लोग सर्कुलेशन में थोड़ा पढ़ेंगे कि इनका जो
हार्ट का लोअर चेम्बर मतलब ऊपर वाला चेम्बर तो डिवाइडेड होता है, लेकिन नीचे वाले चेम्बर में ये आधा ही डिवीजन होता है, मतलब कुछ पार्ट डिवाइडेड होता है लेकिन यहाँ एक ओपनिंग होती है जिससे ब्लड अंदर बाहर कर सकता है। इसीलिए इनके हार्ट को 3.5 चेम्बर्ड हार्ट कहा जाता है। इसमें भी एक एग्जाम्पल है कि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है बजाते इसके कि वो रेप्टाइल है। इसमें एग्जाम्पल्स वही टर्टल्स, हाउस लिजर्ड, स्नेक्स, आपको पता है कि रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है कि और एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है कि क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद है एव्स। तो एव्स में जो स्किन होती है वो फेदर से कवर्ड होती है। एव्स हम लोग कहते हैं बर्ड्स को, तो बर्ड्स एवियन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो स्किन होती है वो फेदर से कवर्ड होती है, ये उन्हें उड़ने में मदद करता है। और इनमें हाइंड लिम्स स्केल से कवर्ड होती है। आपने देखा होगा, और आपने किसी बर्ड की हाइंड लिम मतलब जो उनके पैर होते हैं उन्हें क्लोजली देखेंगे तो उनके पैर में स्केल्स का फॉर्मेशन होता है, वही आपको याद रखना है। उसके बाद ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब होम्योथर्म्स, इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। और मेमेलिया जिसमें हम लोग भी आते हैं, इनमें सूडोरिफिक और सेबेशियस ग्लैंड मतलब स्वेटिंग करने की टेंडेंसी वाले ग्लैंड्स या फिर सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें प्लाटिपस और एकिडना एग्स ले करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ऐसे एग्जाम्पल जहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो मैमल्स जनरली अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, पर इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्लाटिपस और एकिडना। इनके बाकी फीचर्स तो मैमल जैसे हैं, लेकिन ये लोग एग ले करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको इन एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए क्या करना चाहिए कि आप अपने टेबल के सामने एक पेपर में ये सारी चीज़ें लिख कर चिपका लें और इन्हें रोज़ रिवाइज करने की कोशिश करें, तो ये चैप्टर आपको आसानी से हो जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हिट करने चाहिए और काफ़ी कम समय में आप इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लें। थैंक यू।